दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो आप जरूर से देखना। निफ्टी की सिचुएशन क्या है अभी के समय, उसके ऊपर हमने बातचीत की है। कुछ आईपीओ है जहाँ पे पैसे बनने की एक्सपेक्टेशन है, साथ में 7 कंपनीज है जिनके रिजल्ट अच्छा आए हैं, स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिला है, और अपने ऑल टाइम हाई यानी अपने रेसिस्टेंस के बीच में गैप भी काफ़ी अच्छा है। तो उसको आप जरूर से चेक करिएगा। अब आते हैं दोस्तों यूएस के मार्केट पे। देखिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि स्टार्टिंग में डाउ जोन्स थोड़ा सा फिसला है, 45 पॉइंट्स नीचे है। नेस्डे को देख लेते हैं, 182 पॉइंट्स ऊपर है, 0.77% का जंप है, यानी 1% के आसपास की तेजी है। अब आगे चल के ये अप्स एंड डाउन हो सकता है। जस्ट मैं आपको ओपनिंग डेटा दे रहा हूँ और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं जो टेक कंपनीज है उनके स्टॉक्स अभी के समय काफी अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन ऐसी है क्योंकि नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट अच्छे हैं, स्टॉक नीचे थे, उसके बाद में रिवर्स हुए हैं, गैप अच्छा है। वो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इस वीडियो के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज आपको मिलेगी जिनके रिजल्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और भी काफ़ी सारी बातें हम करने वाले हैं कंपनीज को लेकर और बड़ी खबरों को लेकर। अब देखिए एफ की एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1880 करोड़ के आसपास का माल बेचा। पिछले 4 दिन से कंटिन्यूसली एफ बिकवाली मोड में है, और इसी की वजह से निफ्टी का स्ट्रक्चर भी इस समय हो चुका है वीक, कमजोर। लेकिन चलो ठीक है, निफ्टी में ने अभी तक ब्रेकडाउन तो नहीं दिया। देखते हैं आगे चल के क्या सिचुएशन बनती है। बाकी वीकनेस तो है, कुछ अच्छी कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है तो सिचुएशन चेंज हो सकती है, निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच सकता है, और नहीं होता है तो फिर ब्रेकडाउन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है टेक्निकली पैटर्न को देखने के बाद में। पिछले वीडियो को आप देख लेना, इसके ऊपर हमने स्टडी की है। अब आते हैं दोस्तों कंपनीज के ऊपर। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, रिजल्ट भी है, एक्सपेक्टेशन का डेटा भी है, तो सब कुछ चेक करते हैं। फर्स्ट कंपनी वीबीएल। आज के दिन स्टॉक ने 1.25% के आसपास की तेजी पकड़ी। स्टार्टिंग में सही ऊपर चला गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 रुपीज तक पहुंच गया था। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ पे स्टॉक क्लोज करता है। 1.61 लाख करोड़ का मार्केट कैप, 54 का पी रेशो, वैल्यूएशन में कंफर्ट है, ऊपर से अच्छे डिस्काउंट के साथ में है, कंपनी 20% के साथ में ग्रो कर रही है। ठीक है, सब कुछ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आपने देखा कि यहाँ पे कार्ल्सबर्ग के साथ में कंपनी ने टाई अप किया है, और इसकी वजह से भी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक ने 10% की तेजी दी थी, उसके बाद में वो 2-3 दिन स्टॉक गिरा क्योंकि अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाया। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ ये जो कमेंट्री थी कार्ल्सबर्ग वाली वो बहुत अच्छी थी, तो उस हिसाब से 10% के साथ में स्टॉक ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। साथ में देखिए दोस्तों, एक और अच्छी खबर यहाँ पे सुनने को मिल रही है कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आफ्टर वेदर इंप्रूव्स, यानी मौसम इंप्रूव हो चुका है तो उसकी वजह से अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इंटरनेशनल ऑपरेशन से अगले क्वार्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ निकल सकती है, जो कि इसकी 50% की ग्रोथ को हैंडल कर लेगा। कंपनी इंडिया के ऊपर तो फोकस्ड है ही, साथ में इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस देखने को मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आपके सामने ये है कि वीबीएल अभी के समय बात कर रहा है पेप्सिको के साथ में हार्ड ड्रिंक बनाने के लिए। सॉफ्ट ड्रिंक है मार्केट के अंदर, एनर्जी ड्रिंक इसकी है मार्केट के अंदर, वाटर भी कंपनी बेचती है, जूसेस भी कंपनी बेचती है, लेकिन एक ही पॉइंट है यहाँ पे हार्ड ड्रिंक का, क्योंकि ये कंपनी अभी तक नहीं बेच रही है। कंपनी का फोकस है कि कुछ नए प्रोडक्ट को एंट्री दे इंडिया के अंदर, क्योंकि बाहर तो ऐसे प्रोडक्ट्स काफी चलते हैं। हार्ड ड्रिंक का मतलब देखिए दोस्तों, वो ड्रिंक है जो अल्कोहल के साथ में आती है, यानी आरटीडी की कैटेगरी में हम यहाँ पे बात करें। रेडी टू ड्रिंक यानी ऐसी कोई भी अल्कोहल जिसको किसी के साथ मिलाने की आवश्यकता ना हो, सोडा पानी किसी के साथ में मिलाने की आवश्यकता नहीं हो, सीधा उसको पी सकते हैं। जैसे बकार्डी, ब्रीजर, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती है मार्केट में अवेलेबल है। देखो पीने में तो कोई कैसा भी पी सकता है, जस्ट आरटीडी की मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे फोकस ये है कि वीबीएल को बहुत ज्यादा फोकस, मतलब पोटेंशियल सॉरी, यहाँ पे लग रहा है इंडिया के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर जो लो अल्कोहल प्रोडक्ट्स हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये यहाँ पे कहना है। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कार्ल्सबर्ग के साथ में तो टाइप कर लिया, साथ में पेप्सिको के साथ भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उतारने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। अब देखिए पेप्सिको ऑलरेडी काफ़ी सारी मार्केट के अंदर कुछ ऐसी ड्रिंक उतारता है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक ना होके हार्ड ड्रिंक है। पेप्सिको ने काफ़ी सारी जो अल्कोहल कंपनीज है उसके साथ में टाइप कर रखा है, नेम्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इस टाइप के बाद में कुछ ऐसी ड्रिंक्स निकाली हैं जिनमें अल्कोहल है। जैसे आप देख सकते हैं 7 अप सॉफ्ट ड्रिंक है इंडिया में, लेकिन बाहर हार्ड ड्रिंक भी मिलती है। उसके अंदर क्या होता है, अल्कोहल मिला होता है। यहाँ देख सकते हैं 7 अप के अंदर अल्कोहल मिला होगा, कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है जो कम होता है काफी, तो ऐसी ड्रिंक निकलती है।
अब इसमें क्या है, प्रॉफिट के मार्जिन अच्छे होते हैं क्योंकि ऐसी ड्रिंक को महंगे में बेच सकते हैं। टैक्सेशन तो देखो वैसे भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी है, तो यहाँ पे भी टैक्स हाई होगा, लेकिन ऐसी जो ड्रिंक है उसके अंदर मार्जिन अच्छे होते हैं। सो यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड काफ़ी अच्छी होगी आरटीडी की, ऐसा कहना है वीबीएल के मैनेजर का। और देखते हैं आगे चल के पेप्सी को लगता है पोटेंशियल, तो फिर पेप्सी को ऐसी कुछ ड्रिंक उतारने में वीबीएल की हेल्प करेगा, और उसके बाद में फिर आपको पता ही है स्टॉक में अच्छे मूव आ सकते हैं। सो अभी आप ये देख सकते हैं मतलब कौन कौन सी शुगर फ्री पेप्सी मैक्स इसके अंदर आती है, कैप्टन मॉर्गन की रम, और भी कुछ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं, नेम देख सकते हैं कंपनी के। यूके मार्केट में है, यूएस मार्केट के अंदर है, इंडियन मार्केट के अंदर देखते हैं आ पाती है या फिर नहीं। सरकार की भी इसमें लेनी पड़ेगी मंजूरी, सब चीज़ें होगी तब जाके कुछ हो सकता है। तो स्टॉक 38% नीचे, और अभी के समय आपने देखा रिजल्ट ठीक थे, कार्लसberg के साथ में टाई अप, कंपनी कुछ नया करने के ऊपर फोकस कर रही है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बना देता है कॉन्ट्राबेटर्स के लिए कि स्टॉक अभी नीचे है, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर कि स्टॉक 38% नीचे है। सेकंड, आप देखोगे अगर आपको श्योरिटी चाहिए टेक्निकल्स में कि फंडामेंटल्स ठीक है, टेक्निकल्स के अंदर भी श्योरिटी चाहिए, तो फिर इसको ब्रेकआउट होना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब जाके हम एक स्विंग की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। बट अभी के समय ऐसा कुछ नहीं है, अभी अब रेसिस्टेंस को लेकर सपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश स्टॉक करता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी नेटवेब, इसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हो गए कि एकदम से क्या हो गया, स्टॉक 6% के साथ में कैसे गिर गया, क्योंकि कंफ्यूज इसलिए क्योंकि लोग सोच रहे थे 20% नीचे गिरेगा या फिर ज्यादा गिरेगा, तो ये 6% ही कैसे गिरा। देखिए उसको चेक कर लेते हैं। अभी मार्केट कैप कितना है, 166 का पी रेशो है, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टार्टिंग इसकी वीक थी, यानी रिजल्ट का इम्पैक्ट है, कोई तेजी देखने को नहीं मिली है, यानी कोई बायर वहां पे नहीं था इंटरेस्टेड कि ऐसे रिजल्ट खराब आने के बाद भी उसको ले लिया जाए। और आपको वैसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी स्टॉक गिरता है उसको गिरने दो, जितना गिरना है गिरने दो, उसके बाद में कुछ दिखेगा अपने को चार्ट के अंदर सिचुएशन, उसके बाद में फिर इन्वेस्टर उसको देखेगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखें ना तो गूगल के ऊपर सितंबर क्वार्टर, यानी जो क्वार्टर 2 गया है अभी, उसमें बताया गया है कि ईपीएस बीटन बाय 11%, यानी रिजल्ट इन लाइन थे। देखो ये 3%, 10%, 9% के साथ में बीट में इसको मैं इन लाइन मानता हूँ, ये चीज आपको बताइए। तो रिजल्ट थे ओके ओके, यानी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थे, और एक्सपेक्टेशन ऐसी इसीलिए है क्योंकि इन्वेस्टर को पता है कि जो भी ऑर्डर इसको मिले हैं उसकी कब से झलक देखने को मिलेगी रिजल्ट के अंदर। जैसे कॉन कॉल के लिए किसी ने कमेंट किया कि इसके ऊपर बात करो, देखो कल के क्वेश्चन आंसर के सेकंड वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको इसकी कॉन कॉल बताई थी कि फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर जो 2000 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पॉजिटिवली। तो अभी तक ऐसा है नहीं, कुछ क्वार्टर आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और इन्वेस्टर को वो सब चीजें पता है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको ज्यादा तोड़ा नहीं, जो पहले इसका बॉटम बनाया था, यानी ऊपर से हम बोल सकते हैं कितना 15-20% के साथ में नीचे होगा जो नॉर्मली गिरता है, तो उसी को मेंटेन कर रखा है। जैसे कल मैंने आपको कहा था कि 8% यानी 9-10% अगर ये गिर जाए ना तो बोलना कि ये ब्रेकडाउन हो गया, तो वहां पे क्या होगा, ऐसे में ट्रेडर्स एग्जिट करते हैं क्योंकि उसका सेटअप बन जाएगा ट्रेडर का कि चलो अब हो गया टाइम, और इन्वेस्टर वेट एंड वॉच करेगा क्योंकि एआई में टाइम लगेगा, जो भी ऑर्डर इसको मिले उसको उसको पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। सो ना ही यहाँ पे ट्रेडर के लिए कोई ऐसा है, ना ही इन्वेस्टर के लिए ऐसा है। देखते हैं आगे चल के क्या होगा। बाकी सपोर्ट पर रुका था, रेस्पेक्ट दी है, अगर अपने रेसिस्टेंस पे वापस से पहुंच जाता है तो भी 13% का गैप है, तो देखते हैं 1-2 दिन की किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करेगा। बाकी इसी वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी हम देखने वाले हैं जो डेटा सेंटर के ऊपर काफी तेजी से विस्तार करी है, उसको भी एक बार आप थोड़ा सा समझ के देखना, क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज, नेटवेब काइंड ऑफ कंपनीज तो है ही मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ बड़ी कंपनी भी है। अब देखिए जो तीसरी कंपनी है इसका नाम है मारुति सुजुकी, 3.41% की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। एक्सपेक्टेशन अपनी थी कि स्टॉक को गिरना चाहिए क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं थे, और ऑलरेडी स्टॉक ने 23% का रनअप दिया था। यही चार्ट मैंने शायद आपको बताया था जिसके अंदर 23% का रनअप मैंने दिखाया था। उसके बाद में क्या हुआ था, मैंने आपको जस्ट एक डेटा के हिसाब से सिखाने के लिए बताया था कि जब भी कुछ ऐसा रनअप आता है, रिजल्ट अच्छे थोड़े से भी नहीं होते ना, तो फिर वो प्रॉफिट टेकिंग आती है और वहां से प्रॉफिट बुक करते हैं। सो वही चीज आप इसमें देख पा रहे हैं। अगर अपने सपोर्ट पे पहुंचता है तो 13% का गैप है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अभी का मार्केट कैसा है, प्रॉफिट अगर कोई बुक करना चाहता है तो वो चीज़ों को कैसे देखेगा। सिंपल सा फंडा है, रिजल्ट अच्छे नहीं है,
उसके बाद में स्टॉक गिरा है, बट ऐसे भी कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है कि कंपनी ख़राब हो चुकी है, ये जस्ट अप्स एंड डाउन्स चलेगा स्टॉक के अंदर रिजल्ट के बेसिस पे, और वो सब चीज़ें चलती रहती है मार्केट के अंदर, ठीक है, जस्ट सिखाने वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर एक और आपके सामने, टाइटन के भी रिजल्ट आ चुके हैं। प्रॉफिट 43% के साथ में ऊपर गया, ठीक है, तो अच्छी ग्रोथ है 43% की। अब इसमें है क्या, देखिए यहाँ पे 42% के साथ में ग्रोथ है, पिछले साल का इस साल का आप दोनों देख सकते हैं। मेन जो फंडा है ना वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्जिन कितना है, 9.8% के। अब ये एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है। नेट प्रॉफिट 1006 करोड़ के है, एक्सपेक्टेशन 1051 करोड़ की थी, तो स्लाइटली प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस को मिस कर गए। रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन को बीट कर गए, यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन भी कर रखा है, 15,000 की कुछ एक्सपेक्टेशन थी, 16,000 के आसपास रेवेन्यू है, विच इज मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। एबिटा को देख लेते हैं, एबिटा थोड़े से कम है, 16.65 की एबिटा। ऑब्वियस है, जब नेट प्रॉफिट मिस कर गए तो एबिटा भी शायद मिस करेगा, तो वो ठीक है, और प्रॉफिट के मार्जिन भी ऑब्वियस है वो मिस करेंगे, तो यहाँ पे 11% की एक्सपेक्टेशन थी, 9.8% के हैं। सो बोल सकते हैं अपन मिक्स नंबर्स से, कुछ भी हो सकता है, कल प्लस माइनस दोनों हो सकता है। देखो रेवेन्यू बीट किया है तो प्लस, प्रॉफिट मिस किया है तो माइनस। लेकिन अगर स्टॉक अपने रेसिस्टेंस पे है तो क्या हो सकता है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में किस तरह का मूव आएगा, देख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब स्टॉक रेसिस्टेंस पे होगा, थोड़े से भी ऊपर नीचे नंबर्स आते हैं तो प्रॉफिट बुक करते हैं लोग। अब ये देखिए आप, सिंपल सा फंडा है, प्लस एंड माइनस खेलने का, 20% के गैप्स इजीली यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे भी अच्छा गैप मिल गया इन्वेस्टर को 15% का। अब वो प्रॉफिट बुक होगा, देखते हैं 11% नीचे आता है, अपने सपोर्ट के आसपास मिलता है तो वापस से एक रन अप तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से स्टॉक को देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट देखिए, सिचुएशन देखिए, टेक्निकल फंडामेंटल दोनों का एनालिसिस करिए। काफ़ी सारी कंपनीज है, जितनी कंपनीज को एनालाइज करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा, और जितना आपको सीखने को मिलेगा, जितना आपके पास में डेटा होगा, उतना ही आपको कन्विक्शन आएगा किसी भी कंपनी को लेकर। टाटा कंज्यूमर, इसके भी रिजल्ट आउट हो चुके हैं, 88 का पी रेशो है, कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है, 4% के साथ में इसका प्रॉफिट बढ़ा, 18% के साथ में इसकी सेल्स बढ़ी, ठीक है। अच्छी बात क्या है, स्टॉक ने वैसे तेजी पकड़ी आज के दिन, अगर इसमें है तो ठीक है, चलो यहाँ पे है 2% की तेजी, रिजल्ट आने के बाद में ये 3% ऊपर चला गया, और इसमें 1 बजे के आसपास के रिजल्ट थे। देखिए बेवरेजेस बिजनेस ने काफी अच्छा किया, 12% की ग्रोथ आई, 6 to 8% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो फूड बिजनेस ने भी काफी अच्छा किया, 12 से लेकर 14% की एस्टिमेट थी, और 19% की ग्रोथ आई है। सो सेल्स ग्रोथ में अच्छा कर दिया कंपनी ने, ये कहना है इसका। और स्टॉक अभी देखो, जब भी ऐसा कुछ होता है कि रिजल्ट अच्छे हैं लेकिन स्टॉक ऑलरेडी अपने रेसिस्टेंस पे पहुंच जाए, तो इन्वेस्टर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, गैप बचा हुआ है उसको क्या ही कैप्चर करेगा, छोटा मोटा गैप। अगर ब्रेकआउट करके ऊपर जाना है और वहां पे हिम्मत है इन्वेस्टर की तो वो लेगा। बाकी ऐसी कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस होता है जो स्टॉक यहाँ पे है, रिजल्ट अच्छा है, ताकि ये गैप कैप्चर हो पाए। जैसे 34% का गैप यहाँ पे कैप्चर हुआ था, ये स्टॉक ने अपने इस रेसिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में ऊपर गया, अभी अपने रेसिस्टेंस पे जाने की कोशिश है, कप एंड हैंडल बनाएगा। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो नई तेजी की एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट कंपनी हिताची एनर्जी, इसको देखिए थोड़ा सा सही से, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को काफी लोग भूल चुके हैं, यहाँ पे भी काफी दम है। एआई कंपनीज में तो है, लेकिन ग्रीन एनर्जी के अंदर भी कुछ कंपनीज है जो बहुत अच्छा कर रही है। सो हिताची ग्रीन इंडिया एक ब्रांड है काफी बड़ा, आपको पता होगा इसके बारे में। 152 का पी है, क्योंकि बहुत अच्छी रिजल्ट आ रहे हैं इसके, अर्निंग ग्रोथ अच्छी है, तो उस हिसाब से अच्छी वैल्यूएशन इसको दी गई है। पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस कैसा है, 1800% के रिटर्न्स दिए हैं, चार्ट काफी अच्छा है। कोई भी गिरावट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। अभी स्टॉक गिरा हुआ है, रिजल्ट कैसा आया है उसको चेक कर लेते हैं। रिजल्ट कब आया है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। देखो 406% की ग्रोथ है, तो बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट है इसका। मतलब 52 करोड़ का प्रॉफिट था, 264 का हो गया। क्यून के बेसिस में भी काफी अच्छे रिजल्ट है, सेल्स 18% के साथ में बढ़ी है, तो प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज हुए काफी अच्छी। 152 का पी अपन ने देखा था, यहाँ पे देखो ये रिजल्ट आने के बाद में 111 का हो गया सीधा, तो 1-2 क्वार्टर और अच्छे आते ही ये 50-60 का पी हो जाएगा। वाइनोवा बेसिस पे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, 2023 से लेकर अभी तक बहुत अच्छी ग्रोथ, 7 गुना के आसपास ग्रोथ दी है, 93 करोड़ का प्रॉफिट 717 करोड़ के आसपास का हो चुका है। अब देखिए मतलब रिजल्ट चलो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये ओपन मार्केट में नहीं आया, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया, तो कल देखते हैं कैसे इंपैक्ट यहाँ पे होगा। देखिए स्टॉक के अंदर बीच बीच में जो गैप थे, सपोर्ट टू रेसिस्टेंस 50% तक भी थे, किसी ने 20, 25, 30 जो भी है उनके हिसाब से लिया होगा। स्टॉक अभी क्या हो चुका है, वापस से अपने
सपोर्ट पा चुका है जो इसका पहले रेसिस्टेंस था। अगर मार्केट को ये रिजल्ट अच्छे लगते हैं और कल के दिन स्टॉक में तेजी होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि रेसिस्टेंस स्टॉक ले ले। इस तरह से स्टॉक एनालाइज करते हैं। कोई प्राइस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे खरीदो यहाँ पे बेचो, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें चलती है। जैसे भी रिजल्ट आते हैं स्टॉक अपने प्रॉफिट के हिसाब से गिरता चलता है। सो फिलहाल आज की डेट में जो 21% का गैप है, अब ये देखते हैं कल कितना तेज होता है कितना गिरता है, उसके हिसाब से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। अब देखिए जो डेटा सेंटर की मैं बात कर रहा था कि डेटा सेंटर में देखो रिलायंस भी होता है, टीसीएस भी है, बट उनका बहुत कम एक्सपोजर है, बहुत कम। बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं, छोटी कंपनी में तो एनवीडिया नहीं, नेटवेब है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, अनंतराज है, ई2ई नेटवर्क्स हैं, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है, टेक्नो करके भी कुछ कंपनी है स्मॉल कैप के अंदर। सो ये काफ़ी सारी कंपनीज हैं। ओरिएंट टेक भी है जो हम प्रॉक्सी कंपनी मानते हैं डेटा सेंटर के लिए, और ब्लू स्टार, ये सब प्रॉक्सी कंपनीज हैं ठंडक प्रोवाइड करने के लिए। बड़ी कंपनीज में कौन कौन सी है? रिलायंस है, एल है, और भारती एयरटेल है। और कुछ भी हो तो आप कमेंट करिए, लेकिन जो इन कंपनीज में से सबसे ज्यादा एक्सपोजर है देखो बड़ी कंपनी के हिसाब से, वो भारतीय एयरटेल के अंदर है। कैसे? सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके रिजल्ट जो शाम को 4:30 बजे के आसपास आया है, तो कल इंपैक्ट होगा। कैसे उसको चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट 67, एस्टिमेट 66, तो चलो ठीक है, इन लाइन है। रेवेन्यू 521, एस्टिमेट 510, तो ये भी ठीक है, अच्छे रिजल्ट है, मतलब हम ये बोल सकते हैं। मार्जिन 56.9 और यहाँ पे 56.85, तो ये इन लाइन है। तो रिजल्ट ओके ओके है, बुरे नहीं है, ये हमने यहाँ पे देखा। पॉइंट ये बनता है कि क्या भारती एयरटेल डेटा सेंटर के बिजनेस में इन्वॉल्व है क्या? तो यहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व है डेटा सेंटर के बिजनेस के अंदर। इसकी एक सब्सिडरी है, भारती एयरटेल की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है नेक्स्ट्रा बाय एयरटेल। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं नेक्स्ट्रा अभी क्या कर रहा है और किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है। तो ये एक सब्सिडरी है भारतीय एयरटेल की, यानी भारतीय एयरटेल के आप इन्वेस्टर हो तो सीधे सीधे आप इसकी भी इन्वेस्टर बन गए। इसका जो प्रॉफिट होगा वो आपके भारतीय एयरटेल के प्रॉफिट के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। फोकस क्या है? बिल्डिंग ऑपरेटिंग हाइपर स्केल एज डेटा सेंटर अक्रॉस इंडिया। ठीक है। कस्टमर्स आप देख सकते हैं, कस्टमर के अंदर एंटरप्राइजेस आते हैं, फिनटेक्स आते हैं, कंटेंट कंपनीज आती है, जिनको भी होस्टिंग चाहिए डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट हो, ऑब्वियसली वो सभी कंपनीज यहाँ पे आएगी। लोकेशंस को देखें, 12+ लार्ज डेटा सेंटर्स हैं, 120+ एज डेटा सेंटर है इंडियन सिटीज़ के अंदर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आगे चलते हैं, साथ में आप देख सकते हैं एक्सपेंशंस को। एयरटेल प्लान करा इन्वेस्ट करने के लिए मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज टू एक्सपेंड एक्स्ट्रा कैपेसिटी। अच्छी बात है। एम करा है पहुंचने में 400 मेगावाट कैपेसिटी इन कमिंग ईयर्स, और अच्छी बात है। ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन रीनेबल एनर्जी टू पावर इट्स डेटा सेंटर सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि डेटा सेंटर को पावर कौन करेगा? ऑब्वियस है कि उनको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, तो एनर्जी कैसे आएगी? रीनेबल एनर्जी अभी के समय फोकस में है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सो उसके अंदर भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है कि मैं ऐसी कुछ कंपनी को खरीद लूँ जो कंपनी मेरी खुद की हो जाए, यानी भारतीय एयरटेल की हो जाए, और वही कंपनी डेटा सेंटर की जो पावर होगी उसके अंदर काम करेगी। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। साथ में आप देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी आपको दिखाई देगी, जैसे नेटवेब के साथ में एनवीडिया की पार्टनरशिप है, माइक्रोसॉफ्ट की भी पार्टनरशिप है, परसिस्टेंट कोफोर्ज के साथ में। ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2021 में कार्लाइन ग्रुप एक्वायर कर चुका है 25% स्टेक नेक्स्ट्रा का, जो कि भारतीय एयरटेल का है। कितने पे? 235 मिलियन की वैल्यूएशन, मतलब इतने रुपए देकर 25% उठाया था। तो टोटल वैल्यूएशन उस टाइम 2021 में 1.2 बिलियन डॉलर की थी, तो आज के दिन काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। साथ में एयरटेल ऑल्सो कोलैब किया है विद मेजर क्लाउड प्लेयर्स लाइक AWS, गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज हैं इसके साथ में कोलैब किया है। मार्केट पोजीशन देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं देखूं देश की टॉप 3 डेटा सेंटर प्रोवाइडर इंडिया के अंदर, तो नेक्स्ट्रा उसके अंदर आता है टॉप 3 के अंदर। कंपीट करा है योटा के साथ में, हीरानंदानी ग्रुप की कंपनी है, अडानी कनेक्ट्स के साथ में, कंट्रोल एस के साथ में। तो एयरटेल के पास में काफ़ी अच्छा लेवरेज है इसका टेलीकॉम नेटवर्क का, और उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फायदा इसको मिल रहा है।
तो कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखे तो ये तो ड्रीम रन है इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए, कि जहां भी गिरा खरीदा पैसा ही बना, और जो होल्ड करे उसका तो मोटा पैसा बन रहा है। तो ये सब चीजें इसी वजह से देखने को मिल रही है आपको। अब देखो, आपको लग रहा होगा वैल्यूएशन भी काफी ऊपर होगी। एक टाइम पर अगर आपने देखा होगा तो इसका 300 का भी पी था। अगर मैं आपको इसका पी दिखाऊं तो ये देखो, आप कुछ टाइम पहले 300 का पी था। लेकिन जैसे जैसे नंबर्स ऊपर गए वैसे वैसे इसके वैल्यूएशन कंफर्टेबल हो चुके हैं। अभी के समय आई थिंक 30-40 के आसपास का पी है, जो कि इसको अट्रैक्टिव बना देता है। तो इसी वजह से स्टॉक नहीं गिर रहा है। अगर ये स्टॉक गिरता है तो फिर देखने लायक होगा। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको सूचना दे दूंगा। बाकी ट्रैक कर सकते हैं, इस कंपनी को भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।